Jai Hind everyone. If you are determined to be an IAS IPS officer and you're looking for the best IAS coaching, then join our UPSC Comprehensive Pre-Com Mains course. It will provide you a one-stop solution to all your preparation related worries. Details are given in the description. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to another video of your daily dose of MCQs. ये सीरीज हम किस लिए लेके आए हैं? आप लोग जानते हो कि प्रीलिम्स को क्रॉस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। बिना प्रीलिम्स के आप मेंस में बैठ ही नहीं सकते और आपका अटेम्प्ट वेस्ट का वेस्ट चले जाता है। नाउ प्रीलिम्स को अच्छे से करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस एम्पल एमसीक्यूज प्रैक्टिस या एमसीक्यू प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। नाउ आपके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, कुछ 6 महीने रह गए हैं, तो इसीलिए आपके लिए अब धीरे धीरे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So to help you in your preparation, what we have come up with is we are going to discuss 5 MCQs daily with you. Now ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये पूरा सिस्टम क्या है, हम कैसे प्रोसीड करेंगे। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि एवरी सैटरडे विल गिव यू अ सेट ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड यू शैल टेक दैट सेट ऑफ क्वेश्चंस एज योर टेस्ट। वो 30 क्वेश्चंस आपको हर सैटरडे मिलेंगे। उन 30 क्वेश्चंस का टेस्ट आपने देना है और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है। उन्हीं 30 क्वेश्चंस में से हर रोज हम 5 क्वेश्चंस मंडे टू सैटरडे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक, राइट? तो पिछले सैटरडे को जो 30 क्वेश्चंस मिले थे उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन के जो एमसीक्यूज थे वो हम कल कर चुके हैं डिस्कस। आज बारी है इकोनॉमिक्स के पोर्शन की, ऑलराइट? तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी आपसे एमसीक्यूज सैटरडे के टेस्ट में पूछे गए थे उनकी डिस्कशन हम आज करेंगे, ऑलराइट? नाउ अगेन मैं दोबारा बता दूं, ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी वीडियोस में कहा है, भरत सर ने इस सीरीज को जब इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने कहा था कि ये एमसीक्यू डेली एमसीक्यू चैलेंज जो है इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस विच इज वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रीलिम्स वो होती ही जाएगी, ऑलराइट? चलो फिर हम आज स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे 5 एमसीक्यूज जो इकोनॉमिक्स के पोर्शन से हैं जो आपके सैटरडे के टेस्ट में पूछे थे, ऑलराइट? सो ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन हैं ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको दोनों पढ़नी है और बताना है कि कौन सी सही है। स्टेटमेंट 1, while calculating GDP, income generated by foreigners in the domestic country is taken into consideration. All right. Statement 2, while calculating GDP, income generated by nationals of a country outside a country is taken into consideration. Now इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, एक एक करके देखें। Now जीडीपी क्या होता है? वेल जीडीपी होता है टोटल अमाउंट ऑफ या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। हमारे इंडिया की जीडीपी क्या होगी? हमारे इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, चाहे वो इंडियंस बना रहे हैं चाहे वो फॉरेनर्स इंडिया में आके बना रहे हैं, वो सारे हमारे इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा। जीडीपी को बस मतलब है कि इस देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, कौन बना रहा है, इममटेरियल है, राइट? तो व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन द डोमेस्टिक कंट्री इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। वो फॉरेनर्स इंडिया में आके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उससे जो उनको पैसा मिलता है वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो इंडिया की टेरिटरी में कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 is correct. While calculating GDP, income generated by nationals of a country, that is Indians outside a country, is taken into consideration. कोई इंडियन है जो यूएसए में जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा? बिल्कुल नहीं। वो तो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो तो यूएसए की जीडीपी का पार्ट होगा, इंडिया की जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बट यही चीज इंडिया की जीएनपी का पार्ट होगा। कोई भी इंडियन कहीं भी कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है वो इंडिया के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का तो पार्ट है, जीडीपी का पार्ट नहीं है, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ओनली 1।
ऑलराइट, क्योंकि करेक्ट पूछा हुआ है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to base effect। बहुत बारी सुना है ये टर्म हमने, न्यूज़पेपर में तो आए दिन आता रहता है। What is base effect? Now यूपीएससी की जनरली आदत होती है कि बिल्कुल बेस बुनियादी कॉन्सेप्ट पे वो हिट करते हैं, उनकी हमेशा से आदत है। आपको सारा रटा होगा करंट अफेयर्स के बेस इफेक्ट हो गया, बेस इफेक्ट की वजह से ये हो गया, बेस इफेक्ट की वजह से ये हो गया। यूपीएससी वो कभी पूछेगा ही नहीं। यूपीएससी पता है क्या पूछेगा? बुनियादी कॉन्सेप्ट, ये बेस इफेक्ट है क्या? क्या है बेस इफेक्ट, ये बता दो। बाकी चीजें जो आपने याद कर ली, रट्टा मार ली, हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब है ये बुनियादी कॉन्सेप्ट, बेस इफेक्ट क्या है, राइट? ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल वो पूछते हैं, तो आपको बताना है व्हाट इज बेस इफेक्ट। ऑप्शन ए, इट इज द इंपैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। बिल्कुल नहीं। इट इज द इंपैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल नहीं, इसे तो हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। आई एम सॉरी। It is the impact of the price levels of previous year on the calculations of inflation rate। बिल्कुल सही। बेस इफेक्ट क्या होता है? पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल के प्राइसेस के मुकाबले इस साल प्राइसेस कितने बढ़े हैं, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट? ना पिछले साल अगर प्राइसेस बहुत ही कम थे तो इस साल नॉर्मल भी इंक्रीज हो प्राइसेस में, वो भी ज्यादा लगेगा कंपैरिजन में, इसे बेस इफेक्ट कहते हैं। पिछले साल अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा थे तो इस साल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हों, पर क्योंकि पिछले साल भी बहुत ज्यादा थे तो परसेंटेज में इंक्रीज आपको ज्यादा दिखेगा नहीं। पिछले साल प्राइसेस थे 100 रुपीज, इस साल प्राइस हो गए 125, तो आपको लगेगा कि 25% की ग्रोथ है। पर मान लो पिछले साल ही प्राइसेस अगर 200 होते और इस साल प्राइसेस वही 25 रुपए से ही बढ़ते, तो ग्रोथ रेट आपको इन्फ्लेशन में दिखती 12.5% की, राइट? तो ऐसा नहीं है, प्राइस उतने ही बढ़े हैं, यहां प्राइस 25 रुपीज बढ़ा है, यहां भी प्राइस 25 रुपीज बढ़ा है, पर परसेंटेज में जब हम देखते हैं तो लगता है नहीं यहां ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है, यहां कम इन्फ्लेशन हुई है। इसे बेस इफेक्ट कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्राइस लेवल्स पे आपका जो इफेक्ट आता है इन्फ्लेशन पे, उसे बेस इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन इज सी। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 3, an increase in the policy repo rate generally indicates that the, जब भी आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट बढ़ाती है तो उसका मतलब क्या है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अबाउट टू फॉल। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट रेपो रेट जब बढ़ता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपवर्ड प्रेशर आता है। ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। रेपो रेट बढ़ाने का यह मतलब थोड़ी होगा कि आरबीआई बैंकों को पैसा ही नहीं देगा, ये थोड़ी होता है, राइट? ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग इजी मनी पॉलिसी। ना, एक्चुअली सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ा रहा है, और मनी सप्लाई बढ़ाने का क्या तरीका होता है? रेपो रेट कम करना। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है तो वो मनी सप्लाई कम कर रहा है। रेपो रेट बढ़ने से मनी सप्लाई कम होगी, जिसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं? टाइट मनी पॉलिसी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ऑलराइट, क्वेश्चन 4, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी देयर विल बी। नाउ ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी। नाउ किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है तो क्या होता है? कोई भी चीज हो दुनिया में, जब उसकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी ना तो उसका प्राइस बढ़ेगा ना। ये तो हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर मनी की ही सप्लाई लिमिटेड है और उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए तो मनी का प्राइस ज्यादा हो जाएगा ना। आप ऐसे सोच रहे होगे मनी का प्राइस मतलब मनी से ही तो हम चीजें खरीदते हैं, तो मनी का प्राइस क्या होता है? वेल, आप मार्केट में मनी भी खरीदते हो। कहां से खरीदते हो? चीजें तो आप मनी देके खरीदते ही हो मार्केट में, पर आप मनी भी खरीदने जाते हो। वो क्या होता है? वो आप बैंक्स के पास जाते हो। जब आप बैंक्स के पास लोन्स लेने जाते हो तो आप पैसा ही खरीद रहे हो।
अब किस प्राइस पे पैसा खरीद रहे हो? मनी मार्केट में महंगा कब हम कहेंगे? बैंक्स अब आपको बहुत महंगा मनी दे रहे हैं। वो कब होता है? जब बैंक्स आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, है ना? लोन्स महंगे हो गए आजकल, लोन सस्ते हो गए आजकल। इसका मतलब क्या है? लोन्स महंगे होने का मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया। लोन सस्ते होने का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट कम हो गया। मेक सेंस? तो मनी की अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो मनी महंगा हो जाएगा। आप जब भी बोरो करने जाओगे वो आपको महंगा मिलेगा, लोन्स आपको महंगे मिलेंगे, और लोन्स महंगे होने का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। So when supply of money remaining the same, when there is an increase in demand for money, then what happens? Interest rate rise, right? An increase in the rate of interest इसका आंसर है B। ठीक है, बिल्कुल उल्टा होता। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कम हो तो लोन सस्ते हो जाएंगे, which would mean interest rates are falling, right? And last question number 5. Which of the following statements about Phillips curve are correct? Now Phillips curve क्या है? अभी बता देता हूं। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कर्व है। ठीक है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी, ये फिलिप्स कर्व बताता है। तो जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन उतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी उतनी कम, ये फिलिप्स कर्व बताता है, राइट? सो इट मैप्स द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही, फिलिप्स कर्व यही तो कर रहा है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैगफ्लेशन इज रेफ्यूटेशन ऑफ फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट है ना, इट इज अगेंस्ट फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस। अब फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑपोजिट चलते हैं, राइट? ये तो आपका फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस कह रहा है। पर स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन है जब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। तो stagflation is a situation when unemployment and inflation both of them are high. तो don't you think it goes against the Phillips curve hypothesis? क्योंकि Phillips curve hypothesis तो उल्टा कह रहा है कि इनवर्स रिलेशन है, stagflation के समय डायरेक्ट रिलेशन होता है। So stagflation is a refutation of Phillips curve hypothesis, absolutely correct. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? C? नहीं, आपका आंसर होगा D। और ये क्वेश्चन मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कई बारी हम टेस्ट करते हुए यही सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं और हम कट ऑफ से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहां आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिलिप्स कर्व आर इनकरेक्ट। आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? दोनों ही करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो आंसर है डी। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं करेक्ट इनकरेक्ट वाली, और प्रीलिम्स में आप जानोगे कि 2-3 मार्क्स से ही बहुत फर्क पड़ जाता है, या तो आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो या पीछे रह जाते हो। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन, कितना बुरा लगेगा आपको कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया जो कि आपको आता था पर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो गया, है ना? ये चीज बुरी लगेगी। तो ये चीज आपकी सॉल्व कैसे होती है, ये सिली मिस्टेक्स करने की तादाद कैसे, ये तादाद कैसे कम होगी, कैसे आप ये कम से कम सिली मिस्टेक्स करोगे? जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। और इसीलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं, आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। ऑलराइट, चलो फिर इसी के साथ हमारे आज के 5 एमसीक्यूज खत्म होते हैं which were related to economics. Tomorrow we'll see you with another set of 5 MCQs जो हम डिस्कस करेंगे। Alright, so that's it from my side guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you. If you are already preparing for UPSC and you want to give an extra edge to your preparation with an in-depth current affairs analysis, mains answer writing practice and test series, then join our UPSC Mission 2022 course. Details are given in the description.